नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्मैश जिसको बोलते हैं ना क्रैश, कुछ वैसी सिचुएशन हो रही है इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर के साथ में। मोदी जी जहां-जहां जाते हैं वहां से एक नई चीज निकाल कर ले आते हैं। मेलेडी सबने देखा वायरल हो रखी है इस वक्त। इटली इटली के बारे में कभी कोई बात नहीं करता था, सुपर पावर्स के बारे में बात करते थे। सुपर पावर में कौन आता था? यूके, जो कि अब डूबता हुआ सूरज है। सब बात करते थे फ्रांस के बारे में, जिसको कॉन्गो ने लात बहुत अच्छे से मारी। बात करते थे लोग किसी ज़माने में जर्मनी की। जर्मनी अपने ही वेट के नीचे धँसा हुआ है। तो आज की डेट में सिर्फ 3-4 कंट्रीज़ के बारे में बात होती है, दैट इज़ चाइना, रशिया एंड यूएस। मेनली यूएस एज़ अ सुपर पावर, द बिगेस्ट पावर। वो अलग बात है, उनके जहाज़ गिर जाते हैं उड़ते हुए। वो अलग बात है कि ईरान जैसा देश उनको नाको चने चबवा रहा है। अभी तक कंट्रोल में नहीं ला पाए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं सर। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी, बहुत दिन के बाद हम आपके चैनल पर आ रहे हैं। मैं आपके ऑडियंस को सीधे एक समरी बताऊंगा कि आज मैं बोलने क्या वाला हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि आगे आएगा क्या मेरी बातचीत में। सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को आपके बताना चाहता हूं कि मैं जो बात करूंगा वो एक रियल सिचुएशन जो जियोपॉलिटिक्स में इस समय चल रही है, उसका भारत का जवाब क्या है। भारत किस तरह से इस समय जो जियोपॉलिटिक्स में उथल-पुथल मच रही है, कोई लोग बोलते हैं मंथन हो रहा है, कोई लोग बोल रहे हैं कि राक्षसी युग आ गया है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में से भारत किस तरह से अपना रास्ता निकाल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है जो कि किसी को नज़र नहीं आ रही है। सब लोग आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वो जो आपको मैंने इमेज शेयर की थी, मैंने एआई से जनरेट की है, लेकिन थॉट प्रोसेस इसमें मेरा है। मैंने उसको बोला कि आप इस तरह से इमेज जनरेट करिए, तो पहली 3 फ्रेम आपको दिख रहे हैं इस इमेज में। पहला जो फ्रेम है, वो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उस समय जो हाई टेबल पे देश थे, यूएस, जर्मनी तो नहीं, यूएस, फ्रांस, यूके, रशिया, ये लोग बड़े-बड़े देश थे। इन लोगों ने एक जीत का माहौल बनाया और उन्हीं लोगों ने रूल्स बनाए दुनिया को चलाने के लिए। एक यूनाइटेड नेशन बनाया, डब्ल्यूटीओ बना, ऐसे कई सारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना। इन लोगों ने एक पूरा विश्व गवर्नेंस का ढांचा बनाया और उस ढांचे से इन्होंने कोशिश करी कि पूरे दुनिया को रूल किया जाए। और मेंबर्स बनाने के लिए यूएन के अंदर मेंबर्स बनाने के लिए इन्होंने बड़ी टफ कंडीशंस रखी लोगों के ऊपर कि भाई आपकी कंट्री में ए बी सी डी होना चाहिए, तभी आप मेंबर बनेंगे। ये धीरे धीरे मेंबरशिप बढ़ी है, जो आजकल ये 193 की जो स्ट्रेंथ है इसकी, ये ओवरनाइट नहीं आई है। शुरू में इसमें काफी कम लोग थे, एक प्रीमियम हुआ करता था मेंबरशिप लेने के लिए, कुछ कंडीशंस थी, और उस कंडीशंस को अगर आप मीट करें तो एक तरह से कॉलोनियल जो रूल था हमारा, हमारे ऊपर जो लगाया जाता था, ये लोग लूट के ले जाते थे, उसको उन्होंने एक 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 तरह से समझ लीजिए एक फॉर्मल ढांचा बनाया, जिससे कि वो लोग वही चीज कर रहे थे जो मैं अब दूसरे फ्रेम में दिखा रहा हूँ, निचोड़ा जा रहा था। सारे रूल्स जो थे वो ग्लोबल साउथ के लिए थे, थर्ड वर्ल्ड के लिए थे, और सारे जो क्या बोलते हैं अच्छी चीजें थी वो हाई टेबल के लोगों के लिए था। यूएन, चाहे आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लीजिए, 5 लोग जो थे वो बैठते थे। चाइना को ऑफ कोर्स भारत ने ही दान दिया, वो अलग बात है, लेकिन वो 5 लोग पूरे दुनिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और बाकी लोगों को दाना दिया जाता था कि भाई ये 2 साल के लिए तुम बन जाओ, 2 साल के लिए तुम बन जाओ। उससे कोई फर्क पड़ता था क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वीटो मेरे पास है तो मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। तो एक तरह से कॉलोनियल पावर को एक न्यू कॉलोनियल पावर बना दिया गया। यानी कि आपने एक ऐसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर एक तैयार किया जिससे आप बाकी देशों को चूसो, उनके साथ जब तक आपको चाहिए रिलेशनशिप करो, अगले दिन उनके ऊपर हमला भी कर सकते हो। पहले अब इसकी जो चरम सीमा आई है वो ट्रंप के कार्यकाल के दौरान आई है।
जिसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने में नज़र आ रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब जितना हो सकता था ना इस वैश्विक गवर्नेंस से, वो उन्होंने हासिल कर लिया है। अब हमारे को ज़रूरत है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की, तो अब उसी ढांचे को ये लोग तोड़ रहे हैं। यही लोग तोड़ रहे हैं, कौन? जिन्होंने बनाया था वही लोग तोड़ रहे हैं। वो जो पिक्चर दिख रही ना ऊपर, जो दूसरे फ्रेम में, ये नीचे है ग्लोबल साउथ, उसके जो लोग बैठे हुए हैं, सर पे हाथ रख कर के, एलपीजी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, राशन क्या गेहूँ नहीं मिल रहा है। अब आप देखिए यूक्रेन वॉर हुआ और पूरा अफ्रीका गेहूँ के लिए तड़पने लग गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये लोग बड़े-बड़े जो पावर्स थे, इन्होंने उसी ढांचे को तोड़ना शुरू किया, जिस ढांचे को इन्होंने बनाया था 1945 में। अब ऐसी हालत में भारत भी कोई बहुत बड़ा क्या बोलते हैं पावर नहीं था मिलिटरीली और इकोनॉमिकली। धीरे-धीरे भारत ने पिछले 20 साल में जो तरक्की करी है, वो तरक्की करी और ख़ास तौर से पिछले 10-15 साल में भारत ने दबा के तरक्की करी। लेकिन अब इस मंथन, चिंतन, क्या बोलते हैं, chaos, एनार्की के बीच में जो अभी आपको चारों तरफ दिख रहा है, भारत को अपना रास्ता बनाना ज़रूरी पड़ गया, क्योंकि जब अगला राउंड आएगा ना, जो पहली तस्वीर दिखाई हाई टेबल वाली, वो आएगी। वो जो हाई टेबल वाली जो तस्वीर आएगी दोबारा, उसमें भारत को बीच में होना है। और भारत को बीच में होने के लिए भारत को करना क्या है? भारत को करना है वो तीसरी पिक्चर में लिखा हुआ है। Equal rights, privileges and proportionate contribution by every country to create a model which is towards multipolar world। यानी कि यहाँ खाली दो दो देश या चार देश मिलकर के दुनिया को नहीं कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपोलर अलाइनमेंट्स होंगे जो कि एक दूसरे को चेक और बैलेंस करेंगे। ये जो मल्टीपोलैरिटी हो क्या रहा है कि यूएस और चाइना और कुछ हद तक मुझे लगता है रशिया भी इनसे जुड़ गया है। G2 G3 की बातचीत चल रही है। उससे क्या होगा कि ये लोग 3 लोग मिल करके या 2 लोग मिल करके कम से कम ये दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। और भारत जो है इसके खिलाफ उसने एक अपना एक ब्लिट्जक्रिग बनाया। ब्लिट्जक्रिग आप समझते हैं? एक ऐसा तूफानी प्रोसेस शुरू किया है जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। कैसे? जर्मनी, यूरोप, आसियान, फार ईस्ट, लैटिन अमेरिका, हर जगह भारत ने एक साथ पिछले 1 महीने, डेढ़ महीने में अपने जो जो क्या बोलते हैं मिनिस्टर्स हो गए या डेलीगेशंस हो गए, इन सबको भेजना शुरू किया है। किस लिए? कि इन दोनों को जवाब दिया जा सके, अमेरिका और चाइना, और ज़रूरत पड़ी तो रशिया को भी। देखिए रशिया किसी का दोस्त तब तक है जब तक उसको अपना काम निकालना है। आपको पता होना चाहिए अब सिंदूर में रशिया ने कुछ नहीं मदद करी हमारी। एक ढेला भी नहीं मदद की। पाकिस्तान के अंदर टैंकर्स उसने भेजे उस दौरान तेल के। वो अलग बात है कि उस तेल को रिफाइन करने की कैपेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं थी, इस वजह से वो बंद हो गया। नहीं तो अगर पाकिस्तान उसको रिफाइन कर लेता उन क्रूड ऑयल को रशिया के, तो वो उधर भी भेज रहा होता। तो भारत ये गेम समझ रहा है कि भाई G2 और G3 जो है ना, ये मिल करके दुनिया को अब नचाना चाहते हैं और पुरानी व्यवस्था WTO वगैरह को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए जो मिडिल पावर्स हैं मिल करके, और ये मिडिल पावर्स अब देखिए कहाँ-कहाँ गए हैं, वहाँ-वहाँ उनको ध्यान देना होगा। जर्मनी में गए रक्षा मंत्री जी, उसके बाद वो गए वियतनाम में, चीन से उसको अलग करने के लिए। फिर गए वो साउथ कोरिया में, किससे अलग करने के लिए? वेस्टर्न अलायंस से अलग करने के लिए। फिर उसके बाद जापान, जापान के प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच में काफ़ी क्लोज़ बातचीत हुई है, डेलीगेशन लेवल बातचीत हुई है, और लेवल्स पे बातचीत हो रही है जो कि आप लोगों को न्यूज़ में नहीं दिखती है। जिसमें कि हम लोगों जैसे लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं, किस तरह से कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। उसके बाद वो गए कहाँ? यूएई।
किस लिए गए? एनर्जी सिक्योरिटी। किस लिए? आपको पता है, खाली हम लोग खाली एनर्जी सिक्योरिटी देखते हैं। यूएई जो है एआई का बहुत बड़ा हब बन रहा है। ये कोऑपरेशन हो रही है हर दिशा में। जर्मनी आज हम हमारा कल परसों सेमिनार हुआ था, जर्मनी के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन बोल रहे थे, अब जर्मनी और इंडिया की जो रिलेशनशिप है अगले लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे जा रही है, जिसमें कि हम कोऑपरेशन करेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं किस तरह से फ्रांस हो गया, स्वीडन में क्या किस लिए गए हम लोग? स्वीडन में पूरा डिफेंस का जो स्वीडन का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। वहां की जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो भारतीय सेना पिछले 40 साल से इस्तेमाल कर रही है, और वो इतनी अच्छी, मैं खुद उसको फायर कर चुका हूं हजारों बार। जब से मैं कैप्टन था, लेफ्टिनेंट था, आज तब से लेकर के जब तक मैं रिटायर हुआ तब तक मैंने उसको फायर किया है। उस आरएल से आप चाहो तो 200 मीटर पे, मतलब छोटा से छोटा टारगेट भी उड़ा सकते हो। ऐसे देश के साथ जो अपग्रेडेड हमारी जो कोऑपरेशन हो रही है, आपको पता होना चाहिए वहां पे जो एयरक्राफ्ट जो बनाते हैं स्वीडन में, ग्रिपेन, उनके साथ बातचीत हो रही है। अब हम एक मुर्गी के ऊपर हम विचार नहीं कर रहे, 5 मुर्गियां हैं हमारी एरोस्पेस के लिए। सैफरन हो गया, राफेल हो गया, जी हो गया, इंडिया का खुद प्रोग्राम, जापान के साथ बातचीत चल रही है, अब स्वीडन के साथ। वो अलग बात है कि स्वीडन जो है इंजन अपना नहीं लगाता है, लेकिन क्या है कि बाकी चीजें भी होती हैं इंजन के अलावा जो कि हमारे को चाहिए होती हैं लड़ाई में। रशिया के साथ भी कर रहा है, लेकिन प्योरली ट्रांजैक्शनल कर रहा है। और साथ ही में क्या कर रहा है, मिडिल पावर्स को, इटली को ले लीजिए, इटली और इंडिया का डिफेंस कोऑपरेशन आज खुद मेलोनी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बयान दिया कि हम अपने ट्रेड को 14 बिलियन से अब 20 बिलियन की ओर ले जा रहे हैं। ये धीरे धीरे जो बूंद बूंद करके जब हम सागर बनाएंगे, वो उसकी शुरुआत हो गई है, डंका बज गया है। और आप देखिएगा अगले कुछ दिनों में इतनी सारे एग्रीमेंट्स होंगे, इतने सारे मूव्स किए जाएंगे, और देखिएगा उनमें से अमेरिका, रशिया, चाइना कम से कम होंगे। ये ज़्यादा जो होंगे मिडिल पावर्स होंगे, और मिडिल पावर्स को ये लोग क्या चाहते हैं, जो तीसरी फिगर देख रही ना आप, इसमें ये लोग चाहते हैं कि जितने ग्लोबल साउथ के लोग हैं, जो कि हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एक एक नया ब्लॉक बनाएं, एक नया मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स करें, जिसकी वजह से दुनिया को ये पता चले कि भाई तुम्हारे बिना काम हो सकता है। वी कैन वर्क डिस्पाइट यूएस, वी कैन वर्क डिस्पाइट चाइना। ये जो मुहिम चल रही है, इसको आप देख लीजिएगा, अगले 3-4 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा शेप लेगा ये। वेस्ट एशिया को कैसे सिक्योर कर रहे हैं हम? यूएई, इजराइल, इंडिया। यूए इजराइल का डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडिया का जो है इकोनॉमिक हेफ्ट, यूएई के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी। अब हमारा मोस्ट ऑफ द एनर्जी सिक्योरिटी वाला जो स्टोरेज है, सॉरी रिजर्व्स हैं, वो यूएई में रहेंगे। साथ ही में यूएई से बातचीत चल रही है कि एलएनजी और एलपीजी स्टोरेज के लिए भारत में कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कि एक जगह मार के हमारे हमारे आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद नहीं कर सकते। हम उसको यूएई में भी प्लेस कर रहे हैं, हम उसको अपने देश में भी प्लेस कर रहे हैं। अब आप सोचिए कोई अगर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, कहाँ काम आएगा? ये एक बहुत सोची समझी चाणक्य नीति चल रही है, जो कि लोगों को पता नहीं चल रही है, बाद में पता चलेगी। तब जो है यूट्यूबर्स जो है आके बाजा बजाएंगे कि हाँ हाँ भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आप लोगों को एडवांस में बता रहा हूँ कि ये एक नया मूवमेंट चल रहा है। अब मैं आपको एक ये बताता हूँ, एक 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 ट्रायंगुलर शेप ले रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, ये कुछ मिलके खिचड़ी बना रहे हैं। ट्रंप साहब गए चाइना में, और अगले दिन पुतिन साहब चाइना आ गए। और परसों कल की स्टेटमेंट है, अगर आपको पता हो तो,
ये जो इनके जो रशिया के जो इन्वेस्टमेंट हेड हैं दिमित्रोव, उन्होंने बोला है कि अब वो यूएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वाओ! रशिया रशिया के क्लिन नाम है उनका, वो बोल रहे हैं कि अब हम यूएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अरे भाई, ये कौन सी खिचड़ी पकड़ी है? अभी तक तो आप सैंक्शन में हो यूएस के, अब सडनली उनका जो इन्वेस्टमेंट का बॉस है पूरा रशिया का, वो कहाँ जा रहा है? बोलता है हम इन्वेस्ट करेंगे यूएस में। किधर जा रहा है? ये भारत पढ़ रहा है, बहुत पहले से पढ़ रहा है इन सिग्नल्स को। तो अब पुतिन से ट्रम्प की मीटिंग अलास्का, देन उसके पुतिन सारा गेम चेंज हो रहा है। देखिए, यूक्रेन में भी जो सपोर्ट था वो पीछे खींच लिया गया है। ईरान इराक वॉर में रशिया चाइना ने ओवरटली कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। हमको ऐसा लग रहा था कि सपोर्ट किया, ठीक है, उन्होंने उतना किया जितने से ईरान यूएस को एक मैसेज दे सके। तब भाई यूएस को रियलाइज हुआ कि चलो चाइना से मिलते हैं। इन्होंने बातचीत करी तो पुतिन ने बोला भाई बताओ मुझे क्या क्या बातचीत हुई। और जिस दिन पुतिन इधर आ रहे हैं, उधर उनका जो इन्वेस्टमेंट हेड है वो बोल रहा है कि हम अब यूएस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। हालांकि लोग बोल रहे हैं कि उनके पास पैसा कहाँ है इन्वेस्ट करने के लिए। इट इज इमटेरियल कि पैसा है या नहीं है, इंटेंट देखिए। क्योंकि अब रशिया जो है वो समझ रहा है कि वो आउटरीच नहीं कर सकता है, क्यूबा को नहीं बचा सकता है। तो इसलिए ये तीनों जो देश हैं अपने अपने इंटरेस्ट के लिए टैक्टिकली एक साथ होंगे, और वो जब होते हैं तो मिडिल पावर और ग्लोबल साउथ है सफर करता है। और इसलिए हमारा जो मल्टीपोलर अभियान चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से ये शुरू है। मैं कुछ एक देश जहां जहां हमने विजिट किया है उनके एक हाइलाइट्स बताता हूँ। यूएई स्ट्रेटेजिक डिफेंस का फ्रेमवर्क हुआ है, इसलिए 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटर्स जो यूएई में है। फिर उसके बाद, क्योंकि मैंने बताया एआई हब है वो। फिर रिजर्व्स का मैंने बताया 30 मिलियन टन का जो बैरल्स 30 मिलियन बैरल्स रिजर्व रहेगा बिटवीन यूएई एंड इंडिया के लिए। फिर शिप रिपेयर क्लस्टर बनाए जाएंगे वाडिनार में 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद इटली में आइए, एआई और स्पेस कोऑपरेशन, क्लीन टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स। फिर आइए कनेक्टिविटी में, आईमेक के ऊपर खर्चा के लिए उन लोगों ने पुश कर रहे हैं। इटली से लेकर के इंडिया तक का आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, 20 बिलियन ट्रेड बढ़ाने का 2029 तक, 2 साल तक के अंदर। फिर जर्मनी में आइए, 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई है। साइबर एआई ड्रोन को डेवलपमेंट जैसे ब्रह्मोस का होता था। और आपको यह भी पता होना चाहिए जर्मनी सबमरीन में वर्ल्ड लीडर है। हमारे को जो सबमरीन्स की रिक्वायरमेंट है वो भी आएगा इसमें। अल्टीमेटली क्लीन टेक्नोलॉजी जो जर्मनी की स्पेशलिटी है वो इस्तेमाल की जाएगी। वियतनाम 10 साल का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई है, और ये चाइना को वियतनाम धीरे धीरे चाइना के फोल्ड में जा रहा था। एआई लैब टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी नाहातांग में बनाई जाएगी इंडिया द्वारा। मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी के लिए इंडिया कमिटेड है वियतनाम के लिए। अब ये इंडियन ओशन से बाहर जा रहा है भारत, वो इसीलिए जा रहा है ताकि जितने भी ग्लोबल साउथ के देश हैं वो बहके नहीं इन लोगों के। अभी क्या हो रहा है कि अमेरिका, रशिया, चाइना, ये लोग छोटे छोटे देशों को लड़ा के अपने जो अनटेस्टेड वेपन्स हैं उनकी टेस्टिंग कर रहा है। वैसे बोलते हैं टेस्ट बैन है, लेकिन कर क्या रहे हैं? नया मिसाइल किंजल हाइपरसोनिक है, रशिया ने टेस्ट कर दिया। किसके ऊपर टेस्ट कर दिया? यूक्रेन के ऊपर। चाइना ने क्या किया? PL-15 अपने सारे सिंदूर में कर दिए। बड़ी कोशिश करी लोगों ने कि इंडिया जो है गलवान के टाइम पे चाइना से लड़ाई कर ले। क्यों? क्योंकि वो अपने सारे हथियार देते जो अनटेस्टेड थे, वो वहां पे टेस्ट होते, हमारे को चोट लगती, हमारे को मार खाते, पैसे भी हम देते। तो ये जो गेम चल रहा था उस गेम को समझने में थोड़ा टाइम लगता है लोगों को, लेकिन मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साउथ कोरिया
ज्वाइंट प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स। और मैंने एक और चीज बताऊंगा आपको साउथ कोरिया के बारे में, एक और चीज बताऊंगा साउथ कोरिया के बारे में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि साउथ कोरिया शिप बिल्डिंग में वर्ल्ड लीडर है। 80% से ज्यादा शिप साउथ कोरिया में बनती है, लेकिन साउथ कोरिया के पास एक कैपेबिलिटी नहीं है, और वो है धमाका। और धमाका है कि वो आज तक 10 साल से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कोशिश कर रहा, नहीं बना पा रहा है। अब समझी? और यहां भारत डालेगा अपना, बोलते हैं हुक लाइन और सिंकर। भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, शिप बिल्डिंग हमारी भरी साउथ कोरिया के बराबर ना हो, तो एक देश जो कि शिप बिल्डिंग का मास्टर माना जाता है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना पाया, और दूसरा देश जो शिप बिल्डिंग में उतना नहीं आगे है, उसने एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया। तो जब राजनाथ सिंह साउथ कोरिया गए हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने ये भी ऑफर साउथ कोरिया को दिया होगा। अब साउथ कोरिया को बाकी लोगों ने क्यों नहीं शिप एयरक्राफ्ट कैरियर दिया भाई? सर, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करना चाहूंगी आप ही की इंफॉर्मेशन को। 3 देश इकट्ठे हो गए हैं, जैसा आप कह रहे हैं, ट्रम्प, रशिया, चाइना एंड यूएसए। तो इनको ऑब्वियसली संभावना लग रही है मुझे। संभावना लग रही है, तो इनको भारत तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भारत इज ऑल्सो ट्राइंग टू कम इनटू द फोर सुपर पावर्स, राइट? तो कहीं इसी की वजह से तो नहीं है कि ये सब घेरने की कोशिश करें। अगर आप भारत के इर्द गिर्द देखें, चक्रव्यूह देखें, पाकिस्तान, यूएसए, चाइना, अफगानिस्तान, यूएसए, चाइना, इनफैक्ट रशिया भी। रशिया इमरान खान की सरकार गिराई इसलिए थी बिकॉज इट वाज गोइंग टू रशिया। नाउ कम टू बांग्लादेश, लाल मुनीरहाट, चाइना, यूएस का एंट्री, यूएस के साथ नेवी की डिफेंस डील, जो यूएस की शिप्स पहुंची हुई हैं। म्यांमार देख लीजिए, यूएस से चाइना अगेन। ये बल्कनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप साउथ में चले जाइए, मैं तो अब विद इन द कंट्री अगर मैं बात करूंगी, पंजाब में आईएसआई के की औकात नहीं है चड्डी बनियान खरीदने की, सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट दैट इज द वे दे आर। भिखमंगे हैं, दुनिया भर घूम रहे हैं। आईएसआई को पैसा आता है चाइना से। पंजाब में प्रॉब्लम खालिस्तान कनाडा से कनेक्ट हो जाता है। इधर आप आते हैं बंगाल में, बंगाल के आते ही ट्रंप को अचानक से सपना आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन मोदी फॉर बंगाल। आज तक तो किसी भारत के स्टेट के इलेक्शन में तो विश किया नहीं है उन्होंने। दैट वाज अ बिग वार्निंग एंड अ बिग साइन आल्सो, यू नो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। ऑब्वियसली दे विल ट्राई समथिंग फ्रॉम बांग्लादेश। नाउ कम टू साउथ। ये एक्टर विजय जोसेफ, हमने उसका पूरा लीनिएज ट्रैक डाउन किया है। उसकी जो एक्स होने वाली बीवी है, उसके फादर वाज वन ऑफ द एलटीटीई टेररिस्ट। ही वाज राइट हैंड ऑफ प्रभाकरन एंड नाउ ही इज गोइंग टू श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि, मुझे ऐसा लगता है अगर ये तीनों कंट्रीज इकट्ठी होंगी तो उनका फर्स्ट टारगेट इज मोदी एंड सेकंड टारगेट इज बल्कनाइजेशन ऑफ भारत। दिस इज देखिए माय अंडरस्टैंडिंग। देखिए आपने एक एक पिक्चर पेंट करी है, जिसमें आपने सारे जो वो पॉइंट्स होते हैं जो भारत के खिलाफ चल रहे हैं, उसका जिक्र किया है। उसको मैं डिनाई भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कोई हमारे नेबर्स को छेड़ रहा है, और आपको पता है कौन छेड़ रहे हैं, वेदर इट इज यूएस, चाइना और थर्ड पार्टी, आप क्या कर रहे हो? आपको पता है ना, वही तो मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वही तो बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। घेरने वाले को घेरा जा रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किया। जवाब क्या हुआ कि अमेरिका ने हॉर्मुज को इस तरफ से ब्लॉक कर दिया। अब ईरान तकलीफ में आ गया। ईरान अपना सामान बाहर नहीं ले जा पाया, तो अब वो पाकिस्तान के चक्कर मार रहा है। पाकिस्तान से उसने 6 रोड निकाली हैं, 6 रूट्स निकाले हैं अपने सामान को वो करने के लिए। रशिया से कोशिश कर रहा है, चाइना रशिया रूट से कोशिश कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि वही तो स्ट्रेटजी है जो, अगर आप पिक्चर देखेंगी, कि अगर वो हमारे नेबर्स के थ्रू हमको घेर रहा है, तो हम उनको उनके ही लोगों से घेर रहे हैं। साउथ कोरिया किसका देश है? जापान किसका देश है? वियतनाम चाइना के साथ जा रहा था। स्वीडन फिलीपाइंस। स्वीडन, नॉर्वे, नॉर्डिक कंट्रीज, इटली, स्पेन, ये लोग किसके साथ जा रहे थे? ग्रीस किसके साथ जा रहे थे? अमेरिका के पार्ट हैं, ये नेटो के पार्ट हैं ये लोग। तो ब्राजील, लैटिन अमेरिका में जाइए, ब्राजील हो गया। तो अब हम पेरू हो गया। अब हम पेरू के साथ मैंने उनके थिंक टैंक के साथ मैंने एक अभी अभी एमओयू साइन किया है।
इंडिया और पेरू का क्या लेना देना है भाई, बहुत दूर है, 7 समुंदर पार है। हम भी उसी में एक छोटी सी मुहिम है, सॉफ्ट पावर का भी एक वो होता है। कहने का ही मेरा मतलब है कि घेरने वाले को घेरा जा रहा है, चिंता मत करिए। और जब घेरने वाले को घेरा जाता है, नेटो, इन सब देशों को, जर्मनी क्यों उल्टी बांसुरी बजा रहा है? उसको पता है कि अमेरिका उसको सपोर्ट नहीं करेगा अगली लड़ाई में। फ्रांस क्यों अमेरिका के खिलाफ? उसको पता है कि फ्रांस को अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा, इंग्लैंड को छोड़ के वो किसी को नहीं करने वाला। ताइवान का क्या हाल है? हम सोचेंगे डिफेंस डील के बारे में। ये मैसेजेस जा रही हैं लोगों को कि भाई अमेरिका जो है अब इंडिपेंडेंट चाइना के साथ रहना चाहता है, ताइवान भी हाशिए पे चढ़ सकता है। सो अब हम क्या कर रहे हैं? हमने वही बोला मिडिल पावर। मैंने ये नहीं बोला खाली ग्लोबल साउथ, मिडिल पावर्स को साथ में मिला रहे हैं। हमारी जो मुहिम है बड़े लेवल पर हो रही है, वो चिंदी चिंदी वाला टैक्टिक्स कर रहे हैं पुराने, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो उन्होंने कोल्ड वॉर में शुरू किया था, क्यूबा को तंग किया, रशिया ने क्यूबा को ले लिया, या अमेरिका ने साउथ वियतनाम ले लिया, और रशिया ने नॉर्थ वियतनाम ले लिया। वो वहां वहां लड़ रहे थे, अभी तक उसी तरह लड़ रहे हैं। अब भारत लड़ रहा है ग्रैंड मास्टर के डिजाइन से, और वो ग्रैंड मास्टर डिजाइन ये है कि बड़ा चक्रव्यूह बन रहा है हमारे छोटे चक्रव्यूह के खिलाफ। चोक द चोकर्स, ये है स्ट्रेटेजी, चोक द चोकर्स। तो मैं समझता हूं कि जो परिप्रेक्ष्य दिखाया मैंने आप लोगों को, ये बड़ा वाला नया नया जो गेम चल रहा है, जिसके बारे में किसी को अभी तक भनक नहीं है, वो गेम धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। अब देखते जाइए। तो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको कि साउथ कोरिया जैसा देश भारत कैसे उसको अपनी तरफ ला सकता है, क्योंकि जब तक हम लिवरेज नहीं बनाएंगे, हम अपनी सुपीरियरिटी को दूसरे के सामने नहीं बोलेंगे भाई तू इसमें सुपीरियर है, ठीक मान लिया, लेकिन इसमें तो मैं हूं तेरे से आगे। तो लेट्स ज्वाइन टुगेदर, लेट्स ज्वाइन हैंड्स टुगेदर एंड डू समथिंग टुगेदर। कॉमन एनिमी ना बना करके हम अलायंसेस बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट एम अलायंस का क्या होता है कि दुनिया में स्टेबिलिटी आए, दुनिया में जो अपने आप को ग्लोबल पीस मास्टर पुलिसमैन समझ रहा था, उसको अपनी जगह दिखाई जाए कि भाई खाली तुम नहीं हो पीस लाने के लिए। एक ईरान जैसा देश अगर आपको क्या बोलते हैं रोक सकता है 3 महीने, तो ये आप समझ लीजिए विद दिस काइंड ऑफ अलायंस विच वी आर नाउ गोइंग थ्रू, कि मेरा रिजर्व यूएई में भी है, मेरा एक फुटप्रिंट मॉरिशस में भी है, मेरा एक फुटप्रिंट ग्रेट निकोबार में भी है, ताकि अगर आप कोशिश करो मलाका स्ट्रेट को चोक करने के लिए, तो वहां मैं हूं, तुम चोक करोगे मैं भी तुमको चोक कर दूंगा। तकरीबन 200 शिप की हाईली मॉडर्न आर्मी, हमारे मॉडर्न नेवी हमारे पास है। ये मैसेज जा रही है, लोगों को पता नहीं चलता, पता चलेगा उस दिन तालियां मारेंगे मोदी जी के लिए। और हमारे देश के जो जो भी है सोच विचार करने वाले थिंक टैंक हैं, जो चुपचाप काम करते हैं, बैकडोर में काम करते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजों को गवर्नमेंट के सामने लाते हैं, ताकि गवर्नमेंट उसके आगे कुछ उसके साथ कुछ कर सके, कॉन्क्रीट कर सके। भौंकने वाले गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। तो भारत जो है गरजने वाला बादल नहीं है। भारत अंधेरे वाला एकदम डार्क क्लाउड वाला बादल है। जब वो बरसेगा तो फिर बरसते ही रह लोग लोग तरसते रह जाएंगे कि भाई पानी हट जाए किसी तरह से यहाँ से। तो ये एक लंबी लंबी दौड़ दौड़ के घोड़े की तरह हम लोग काम कर रहे हैं इस समय। एंड मैं मुझे पूरा यकीन है कि भारत इस समय गेम चेंजर है। जी, इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिक्स इस वक्त। जी थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।